फ्रेंड नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं वीडियो लेकर के कंप्यूटर से रिगार्डिंग। इससे पहले हमने कवर किया है कंप्यूटर फंडामेंटल, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको हम 3 भागों में कवरिंग करेंगे। आज सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है और उसके क्या भाग है उसके बारे में क्वेश्चन जितने भी हैं उनको मैं कवर करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आ सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है निर्देशों का समुच्चय यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर लगे हैं कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर लगे हैं वो ऑटोमेटिक तो काम करते नहीं है। यानी हम जो भी डाटा दे रहे हैं वो हार्डवेयर ओनली प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन किसकी वजह से प्रोसेसिंग करते हैं, वो करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होते हैं। मजबूतली मैं कहना चाहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर का जो सेट है इंस्ट्रक्शंस का, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहले हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनको क्या करेंगे हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी वैसे अगर हम बड़े भाग में बांटना चाहे सॉफ्टवेयर को तो उसके 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको समझा दूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और हमारा स्वाद स्थापित करता है। यानी हमारे से डायरेक्ट हम कंप्यूटर से कैसे इंस्ट्रक्शंस करें या हम कैसे इंट्रोड्यूस हो उसको वो स्थापित कराता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे किसी पर्टिकुलर काम को करने का। जैसे मान लो हमें एक पैराग्राफ बनाना है तो किस में बनाएंगे, वर्ड में बनाएंगे। तो वर्ड एक जो वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्ड से रिगार्डिंग कितने भी काम करने के लिए उपलब्ध है। जैसे मान लो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो हमें कोई भी पावर पॉइंट बनाने के लिए देता है। ठीक है, हम डायरेक्ट कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया, जैसे मान लो विंडो 10 डाल दिया, विंडो 10 क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो हमने उसमें इनबिल्ट कर दिया, डाल दिया, तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर में कोई भी तो काम नहीं कर सकते ना। हमें जो भी काम करना है, चाहे वो वर्ड से रिगार्डिंग करना है तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग चाहिएगा, अगर पावर पॉइंट बनानी है तो प्रेजेंटेशन चाहिएगा, अगर हमें डाटा मैनेजमेंट करना है तो डाटाबेस मैनेजमेंट चाहिएगा, अगर हमें मल्टीमीडिया कोई भी मूवी देखनी है या कोई वीएलसी प्लेयर देखना है तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेनली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे जाकर के अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है, सिस्टम मैनेजमेंट और सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है, मेनली आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यानी जितने हार्डवेयर है उनको ऑपरेट करना यानी उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हम जो यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज क्या होता है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम्स आती है, मान लो एप्लीकेशन हम रन कराते जा रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कराते जा रहे हैं, तो कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको नियंत्रित करने या उनको कंट्रोल करने या उनसे हमें रिकवर करने के लिए यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यूटिलिटीज में क्या हो गया, जैसे डिस्क कंप्रेशन हो गया, यानी अगर हमारे हार्ड डिस्क में मेमोरी ज़्यादा होती जा रही है या बढ़ती जा रही तो उसको संकुचित करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए डिस्क कंप्रेशन होता है। डिस्क डिफ्रेगमेंट हो गया, बैकअप हो गया, डिस्क क्लीनर्स हो गया, एंटीवायरस हो गया, जो मोस्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस क्या करता है कि हमारे जितने भी, अगर मान लो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी काम करते करते हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं है। उसकी रिकवरी क्या है, एंटीवायरस है, वो एंटीवायरस उसको निकालता है। ठीक है, तो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर का मैं थोड़ा सा उदाहरण दिया है। बाकी आगे चल के जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमारा चैप्टर आएगा तो हम आगे बिल्कुल कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो देखो इसमें हम अगले मैन्युअली देखना चाहे तो 3 भाग है, तीनों में क्या है कि कंप्यूटर चलाना, ठीक है, चलाना काम है, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम थोड़ा है शतरंज खेलना, नहीं, हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न करना। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक इकाई को संपन्न करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम बताए। अभी मैंने जस्ट बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी इसके 2 भाग है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं सिस्टम मैनेजमेंट और सिस्टम यूटिलिटीज में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी हम 2 भागों में, सामान्य यानी जनरल पर्पज के और स्पेशल पर्पज के डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर सॉफ्टवेयर का पूछे तो वो 2 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता और नई निर्णय दे सकता है, इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। प्रोग्राम क्या है, देखो दोस्तों प्रोग्राम क्या है,
प्रोग्राम है क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम वो है, यानी कोई भी हम एज ए सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं यहाँ, प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम है चाहे एप्लीकेशन है कोई भी हो, ठीक है। तो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं सोच सकता, हार्डवेयर कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन हमें क्या है कि जो प्रोग्राम है वो एक निर्देशों का सेट है, एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि ये काम कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग एक्चुअली प्रोग्राम चलाने को नहीं कह सकते हैं, न प्रोग्राम बनाने को कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि यार थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर देना, कि सेट्स की प्रोग्रामिंग कर देना, या फिर मान लो एक रिकवर कर देना, कुछ भी जिस हमें कोई भी सेट्स की प्रोग्रामिंग करना है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया। क्योंकि प्रोग्राम चलाने को तो हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है, ड्राइवर या प्रोग्राम रन करते हैं कि प्रोग्राम रन कर दो, हमें रन कराना है। लेकिन वो तो क्या है, हमारे पास में मान लो कोई भी प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल यूएसबी का ड्राइवर है, उसको हमें रन कराना है, तो वो हो गया हमारा प्रोग्राम रन करा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम बनाने का हार्डवेयर नहीं बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाने कोई हार्डवेयर नहीं जो बना रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी वो जो यूएसबी का ड्राइवर बनाया वो कैसे बनाया, उसका प्रोग्राम कैसे बनाया, ठीक है, उसको हम जो लिखने की प्रक्रिया उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रित करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम का संग्रह, ठीक है। मैंने कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसिंग क्षमता है, हार्डवेयर है, जितना भी वहाँ प्रोसेसर लगा, हार्डवेयर लग रहा है, उसको चलाना कैसे, उसको बढ़ाना है कैसे, उसको चलाना है कैसे, नियंत्रित करना है, उसका जो एक समुच्चय संगठन होता है या एक हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी मैंने बताया था आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्ट रन नहीं करा सकते। मान लो हमने विंडो नहीं डाली है और हम चाहते हैं कि वर्ड डाल करके काम करें कंप्यूटर में, तो नहीं होगा। पहले हमें विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जब विंडो इंस्टॉल हो गई, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो विंडो इंस्टॉल हो गई, उसके बाद में हम कोई भी ड्राइवर या कोई भी एप्लीकेशन रन करवाएंगे। जैसे मान लो हमने वर्ड का हो गया, पावर पॉइंट का हो गया, ये हम उसमें रन करा सकते हैं, वीएलसी हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करने के लिए निर्देशित करना, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो हमें प्रयोग करना है और उसके ऊपर हमने क्या करना है कि कंप्यूटर को प्रॉब्लम निर्देशित करता है। मान लो हमने एक गाना चलाना है, तो गाना चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वीएलसी डाउनलोड करना पड़ेगा, रन कराना पड़ेगा। हमने वीएलसी डाउनलोड करके रन करा दिया, लेकिन उससे पहले विंडो की जरूरत तो पड़ेगी, हमें विंडो तो जरूरत है, विंडो होगा तभी तो वीएलसी काम करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया विंडो, ठीक है, और वीएलसी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गाना कौन चलवा रहा है? वीएलसी चलवा रहा है, और चलवा किसके थ्रू रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी? देखो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके हार्डवेयर का जानना जरूरी है कि उसमें हार्डवेयर कैसा है। मान लो प्रोसेसर है, वो किस वर्जन का प्रोसेसर है, जो हम रैम लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से तो इंस्टॉल करेंगे, उसी हिसाब से तो उसमें बनाएंगे। अभी मान लो 1 GB की रैम है, प्रोसेसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, और हम उसमें विंडो 10 चला रहे हैं, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हार्डवेयर की पहचान होना बहुत जरूरी है। फर्मवेयर क्या होता है? देखो साथ में एक ऑप्शन आ रहा है फर्मवेयर, तो उसके बारे में बताना चलता था। फर्मवेयर क्या है कि किसी भी हार्डवेयर का बेसिक जो फंक्शन परफॉर्म करने की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। यानी हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी इसको नाम दिया गया है, यानी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी। एक्चुअली ये क्या करता है कि हार्डवेयर का जो बेसिक फंक्शन है वो कैसे फंक्शन करेंगे या परफॉर्म करेंगे, उसका इंस्ट्रक्शंस पास कराता है, ठीक है। जैसे हम फर्म में मान लो यूएसबी का अलग से फर्मवेयर होगा, माउस का फर्मवेयर अलग से होगा, कीबोर्ड का फर्मवेयर अलग से होगा, यानी कीबोर्ड लगाते ही चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे चलता है? ये थोड़ी है कि सिस्टम में उसका एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बट नहीं, फर्मवेयर क्या है कि जो माउस है या आपका कीबोर्ड है उसको जब बनाया गया था तो उसमें एक फर्मवेयर डाला गया था कि वो जैसे ही आप विंडो में लगाएंगे या कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो काम करना स्टार्ट करेगा, उसका प्रोसेसिंग कैसा होगा, वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो फर्मवेयर होगा एक हार्डवेयर के बेसिक फंक्शन हो गया, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हार्डवेयर की जानकारी जरूरी है। तो ये इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो आपके हार्डवेयर कौन कौन से हैं, उसमें रैम कितनी है, उसमें मेमोरी कितनी है, ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, उसकी जानकारी ज़रूरी है। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंटेशन इंस्टॉल कर रहे हो उसमें या रन करा रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका हार्डवेयर कौन कौन सा है या उसमें क्या है, उसको ज़रूरी है कि उसमें विंडो है या नहीं, यानी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं, उसके लिए ज़रूरी है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बस इतना ही ज़रूरी है कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ये काम करता है या नहीं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामर के हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है, कोबोल, क्या है कोबोल, क्योंकि विंडो, डॉस और यूनिक्स ये तीनों क्या है, ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओनली कोबोल एक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा यानी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। यानी कंप्यूटर को कोई भी काम करना है, जानना है, पहचाना, तो उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं होती हैं। इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, एक मशीन लैंग्वेज है। वह क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है एक्चुअली, तो मशीन लैंग्वेज है बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का क्रम। यानी जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी क्रम यानी 0 और 1 में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, 0 और 1 में, यानी द्वि आधारित अंकों में लिखी जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या है कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या है, ये यूजर और जो कंप्यूटर है उसके बीच में संवाद संपर्क करवाती है, स्थापित कराती है। यानी आपने कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज होगी पर्टिकुलर, वो एक लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 33+24, 33+24 को कंप्यूटर नहीं जान रहा है, उसको वो चेंज करेगा बाइनरी में। यानी अगर मशीन लैंग्वेज उसमें काम कर रही है तो वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, बाइनरी में चेंज करेगा, डिजिट में 0 1 में, और उसके बाद में कंप्यूटर को उसको पहचानेगा। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, वो क्या है, बाइनरी अंकों के रूप में लगे निर्देशों का एक क्रम, ठीक है दोस्तों। अगला है कि मशीन लैंग्वेज को कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं। देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मशीन लैंग्वेज है उसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक कमांड, एक ऑपरेंड। अब कमांड क्या होता है वो मैं बता दूं। कमांड होता है कि कंप्यूटर को जो हम निर्देश दे रहे हैं या कंप्यूटर को हम जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो क्या है, कमांड है। यानी हमें कोई भी काम कराना है तो काम कराने के लिए हमने कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया उसको, ठीक है, तो ये कमांड हो गई। इसको चेंज करके वो कमांड के रूप में यूज करेगा, तो ये कमांड है। दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड का क्या काम है, ऑपरेंड का काम है कि संबंधित डाटा को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। मान लो हमने बोल दिया कि राजस्थान में कितनी भाषाएं बोली जाती है, अब कंप्यूटर ढूंढ के दे रहा है तो वो कहाँ से दे रहा है, वो उसको ऑपरेंड कर रहा है, यानी उसकी ढूंढ रहा है कि इस डाटा में जो संबंधित डाटा है, जो पूरा डाटा है उसके पास में, उसमें इसका आंसर क्या है या इसको हम कैसे हल करें, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज के 2 हिस्से हो जाते हैं, कमांड एंड ऑपरेंड। क्या हो जाता है, कमांड एंड ऑपरेंड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो आगे कि क्या किया जाना है, कंप्यूटर को निर्देश देने वाला क्या कहलाता है मशीन लैंग्वेज में, कि हमें क्या करना है, क्या करना है, कंप्यूटर को ये निर्देश देने वाला क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, कमांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कमांड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इससे निर्देश को क्या कहते हैं। देखो कमांड दी, हमने क्या करना है निर्देश दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कमांड कहलाएगा। और ये जो कमांड दी थी उसका आंसर क्या है या उसको कहाँ ढूंढना है या कहाँ रखा जाना है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑपरेंड कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है कि मशीन लैंग्वेज किस भाषा, किस पीढ़ी की भाषा है। अच्छा दोस्तों देखो, चारों चीज़ों को मैं आपको एक साथ कवर करते चलता हूँ। अभी तक जो मशीन लैंग्वेज, टोटल जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उनको हम बेसिकली 4 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ध्यान रखना, मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। यह बाइनरी में लिखी जाती है 0 एंड 1 में, ठीक है। और ये क्या करता है कि पहले जो भी हम लैंग्वेज दे रहे हैं, हम जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, बाइनरी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। लो लेवल लैंग्वेज है। पर्टिकुलर हर कंप्यूटर की अलग अलग भाषा होती है, ध्यान देना, हर कंप्यूटर की अलग अलग भाषा होती है। अभी दूसरी क्या है कि वो है असेंबली भाषा, ठीक है। असेंबली भाषा भी लो लेवल की लैंग्वेज है। असेंबली भी क्या है, लो लेवल की लैंग्वेज है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक में आसानी से लिख सकते हैं। किस में लिखी जाती है, ये अल्फा न्यूमेरिक में लिखी जाती है, ठीक है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम उनको आसानी से लिख सकते हैं।
थर्ड है वो है हाई लेवल की। अच्छा, साथ साथ में ये भी ध्यान देते रहो कि मशीन है वो फर्स्ट पीढ़ी की लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो सेकंड पीढ़ी की है। थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, तो थर्ड पीढ़ी की है, ठीक है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है या स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो क्या है कि न्यूमेरिक में लिखे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में लिखे जाते हैं, हाई लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? हाई लैंग्वेज में, जो लगभग ह्यूमन बींग्स के नज़दीक है, ठीक है। ये पीसी के इंडिपेंडेंट होती है, यानी जितने भी कंप्यूटर है, आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो तो उस सिस्टम से ये इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि एक सिस्टम में अगर इसको इंस्टॉल कर दिया, एक सिस्टम के लिए प्रोग्राम क्रिएट कर दिया हाई लैंग्वेज में, तो वो दूसरे सिस्टम के लिए काम में नहीं, आराम से वो काम में आ सकता है। बस उसके लिए कंपाइलर की जरूरी है, उसमें कंपाइलर होना जरूरी है जिस सिस्टम में हम दूसरे में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो उदाहरण हाई लैंग्वेज के उदाहरण है वो हो गया बेसिक, हो गया बेसिक लैंग्वेज, कोबोल हो गया, जावा हो गया, पास्कल हो गया, फोर्टन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हाई लैंग्वेज। और चौथा है वो फोर्थ पीढ़ी के लिए, वो है फोर्थ जनरेशन, जो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब है, ठीक है दोस्तों। और ये बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिक में आराम से लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शन में, जो नॉर्मल में इसके प्रोग्राम बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको ये पर्टिकुलर पीसी के लिए नहीं होता, यानी इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी मशीन पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज का आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी, क्योंकि मैंने बताया मशीन लैंग्वेज लो लेवल की लैंग्वेज और प्रथम पीढ़ी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्सर अंक या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो ये किस भाषा के लिए किया जाता है? मशीनी लैंग्वेज के लिए। निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्सर अंक या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज के लिए, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज में क्या होता है? 0 और 1 होता है, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम अक्सर अंक या विशेष कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो आगे असेंबली लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी की भाषा है, क्योंकि प्रथम पीढ़ी की हो गई क्या हो गई? मशीन लैंग्वेज, सेकंड पीढ़ी क्या हो गई? असेंबली, तीसरी हाई लेवल और चौथी फोर्थ जनरेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरी पीढ़ी की भाषा है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो मैंने बताया था मशीन और जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल की है। जब मैंने कवर करवा दिया पूरा तो दबा दब क्वेश्चन के आंसर देते रहो। और उच्च स्तरीय में आ गया हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, ये किस पर निर्भर करती है? हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। यानी कोई भी पर्टिकुलर जो मशीन है उसकी एक फिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये उसकी आंतरिक शिल्प, यानी कैसा बनी हुई है वो मशीन, यानी उसका प्रोसेसर कैसा है, उस प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि असेंबलर क्या है? देखो मैंने जब बताया भी था कि अगर ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको हम लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए, हर कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का। क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का, क्योंकि कंप्यूटर है वो तो किसको गेन करेगा? मशीन लैंग्वेज को। अब मशीन लैंग्वेज, हम असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं कि हम आसानी से उसको प्रोग्राम क्रिएट कर सके, जितने भी हम प्रोग्राम उनमें आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बट मशीन पढ़ने के लिए क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करें, तो उसमें हम क्या करते हैं? असेंबलर डालते हैं या असेंबलर का ड्राइवर प्रोग्राम डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज किसकी हो गई? थर्ड पीढ़ी की। कई जगह आपको प्रथम पीढ़ी दिखा होगा, लेकिन दोस्तों गलत है। अगर प्रथम पीढ़ी करते हो तो वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी की क्या थी? मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड में असेंबली थी। हाई लैंग्वेज है वो थर्ड जनरेशन है, तीसरी पीढ़ी की भाषा है, ठीक है। चौथा है कि हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? अब देखो, अभी जस्ट पहले आया था कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में असेंबलर होता है। वैसे ही क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको बदलने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कंपाइल करने के लिए क्या होता है? कंपाइलर यूज होता है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक्चुअली क्या है कि जितना भी आपका इंटायर प्रोग्राम है आपने दिया है उसको स्कैन करेगा, उसको स्कैन करके उसमें एरर है तो 1 बाय 1 एरर को डिटेक्ट करेगा, ख़त्म करेगा, और उसके बाद में वो क्या करेगा? पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज या मशीनी कोड में ट्रांसलेट कर देगा, चेंज कर देगा। साथ साथ में इंटरप्रेटर भी होता है, ध्यान देना दोनों चीज़ों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है। बट शर्त इतनी है कि वो जस्ट 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी वो एक स्टेटमेंट को, जितने भी स्टेटमेंट है उसको पहले पढ़ेगा, रीड करेगा या स्कैन करेगा, उसको वो एरर डिटेक्ट करेगा, एरर को ख़त्म करेगा, उसके बाद में उसको वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा मशीनी लैंग्वेज, फिर फर्दर सेकंड स्टेटमेंट पे आएगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एंटायर को स्कैन करेगा, उसके एरर को डिटेक्ट करके ख़त्म करेगा,
1 to 1, उसके बाद में उसको क्या करेगा, मशीनी लैंग्वेज में चेंज करेगा। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर का फ़र्क है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाए कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का क्या काम है। तो कंपाइलर का काम पूरे जल्दी से होगा कि पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना, फिर मशीन कोड में अनुवाद करना, बता रखा है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रत्येक पंक्ति को सिंटैक्स एरर चेक करेगा, फिर मशीन कोड में बदलेगा, यानी 1 by 1 पहले एरर चेंज करेगा, मशीन कोड में बदलेगा, फिर एरर चेक करेगा, फिर मशीन कोड में बदलेगा, यानी 1 by 1 पंक्ति को ये डिटेक्ट करके एरर को ख़त्म करके मशीन कोड में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म करेगा। तो देखो दोस्तों, इसमें इंटरप्रेटर आंसर होगा। क्यों होगा, सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा, कंपाइलर होगा, लेकिन कई जगह आपको इंटरप्रेटर दिया होगा, लेकिन इंटरप्रेटर नहीं होगा। क्यों, इंटरप्रेटर पहले डिटेक्ट करेगा, खत्म करेगा, आगे जाएगा, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरी को स्कैन करेगा, जितने एरर उनको खत्म करेगा, फिर इस आपको ट्रांसलेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज 4 हो गई, मशीन असेंबली, हाई लेवल और 4th जनरेशन। ठीक है दोस्तों, चौथी पीढ़ी की भाषा 4th जनरेशन लैंग्वेज अधिकांशतः होती है किस पे होती है। मैंने बताया था कि वो मशीन से मुक्त होती है, यानी कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं होती है। अगर एक कंप्यूटर के लिए आपने बनाई है तो उसको दूसरे कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसमें रन करवा सकते हैं, या उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं, बशर्ते उसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन से मुक्त, यानी मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, अगला 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की लैंग्वेज है। तो फर्स्ट जो मशीन और असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल और 4th जनरेशन है वो हाई लेवल की, यानी उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो फीड की गई सूचना है उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, डाटा। जो कंप्यूटर में सूचना फीड की गई है उसको हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर में मान लो उदाहरण दे देता हूँ आपको, डोज हो गया या फिर पाम हो गया, पाम ओएस है वो भी सिंगल यूजर है। अगर हम मल्टी यूजर की तरफ जाते हैं तो उसमें लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडो 10 हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस एक्स हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी मल्टी यूजर है। ठीक है दोस्तों, जबकि सिंगल यूजर में डोज और पाम ओएस हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो बता दिया मैंने, सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है। डोज कैसा है, सिंगल यूजर है। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक्स कैसा है, मल्टी यूजर। अभी जस्ट बताया मैंने यूनिक्स कैसा है, तो मल्टी यूजर। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वह क्या कहलाता है। अच्छा, मैंने जस्ट बताया था कि जब हार्डवेयर में हम किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे विंडो डाल दिया, लेकिन साथ में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करवाते हैं, और कई बार क्या आता है कि हार्डवेयर में एरर आ जाता है। उस एरर को डिटेक्ट तो हो गया, बट उसको ठीक कौन करेगा, उसको ठीक कौन करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस हो गया, तो कौन करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज का, तो लो लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी, जैसे मशीन लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई, ये सभी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। देखो ध्यान रखना, हाई लेवल लैंग्वेज 4th जनरेशन लैंग्वेज वो भी लैंग्वेज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बट क्या करते हैं कि उसमें कंपाइलर लगा होता है जो प्रोग्राम को सिस्टम में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपाइलर के माध्यम से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, यानी चेंज लो लेवल लैंग्वेज में ही करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसका योग होता है, लो लेवल लैंग्वेज का। तो यहाँ पूछा लो लेवल लैंग्वेज किस में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अगला क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग। तो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है, यानी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है, उनसे हम डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वो ह्यूमन बींग्स के कंसर्न होते हैं, यानी ह्यूमन बींग के कनेक्ट होते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल USB का हम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर हम मान लो ऑफिस 2013 डाउनलोड कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, उसके हम पूरी प्रोसेसिंग, उसके हम पूरे जो ड्राइवर्स है उनको हम रीडेबल कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। बट हम जो विंडो है, विंडो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो लो लेवल लैंग्वेज में हम उसमें ईजिली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की। डाटा के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों डाटा के समूह को क्या कहेंगे, डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहेंगे, यानी बहुत सारा डाटा एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। फाइल कैसे सकता है। तो देखो दोस्तों, हम जो कंप्यूटर में फीड करते हैं सूचना उसको हम कहते हैं डाटा, डाटा के समूह होता है उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड का समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, फाइल। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है।
हर मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन की कुछ मात्रा संग्रहित होती है। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया गया है। इस मेमोरी लोकेशन क्या कहेंगे? देखो, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी मेमोरी लोकेशंस है, उन मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, इंफॉर्मेशन एक्टिव होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है। ठीक है, तो जो मेमोरी लोकेशन बनती जाती है उन मेमोरी लोकेशन को नाम दिया जाता है, यानी पर्टिकुलर नाम होता है उनका कि कितनी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल मेमोरी। क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। मान लो रजिस्टर है ABCDEF, ठीक है, ABCDEF, तो उनमें जो मेमोरी इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहेगी, उनकी लोकेशन चेंज होती रहेगी हर बार मेमोरी की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल मेमोरी। जो अच्छा, साथ में यहाँ एरे भी दिया हुआ है। एरे क्या है कि जो मेन मेमोरी है उसमें जो डाटा इकट्ठा किया गया है उस डाटा के समूह को क्या कहेंगे? एरे कहेंगे। यानी मेन मेमोरी में जो डाटा को इकट्ठा किया गया है या डाटा रखा हुआ है उस डाटा को क्या बोलेंगे? डाटा के समूह को एरे बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती है। सेम वही क्वेश्चन आ गया, प्रोग्राम है उसमें इंफॉर्मेशन कुछ मात्रा संग्रहित होती है और लोकेशन चेंज होती रहती है। अब ये उल्टा पूछ रहा है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती है। हर स्थिति में कोई ना कोई वैल्यू एक्टिव होती है, कोई ना कोई मेमोरी होती है, कोई ना कोई लोकेशन में हर में मेमोरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो प्रोग्राम की ये स्थितियां क्या कहलाती है? तो इसको किसी हिसाब से पूछ ले, चाहे मेमोरी के हिसाब से पूछे या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, स्थितियां बदल रही है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। ABCDFG रजिस्टर जो भी चेंज हो रहे हैं उसको वेरिएबल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है। अच्छा, वैल्यू स्थिर रह रही है, वैल्यू स्थिर रह रही है, अगर हम बदलती रहती तो क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अभी वेरिएबल कब बोलते हैं? जब बदलती रहती। लेकिन अभी क्या है? स्थिर है, तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट अक्षरों को, देखो क्या अक्षर आ रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट अक्षरों यानी कैरेक्टर्स का एक समूह होता है। इसकी क्या विशेषता है? स्ट्रिंग होता क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स है, अक्षर है, उनका कांस्टेंट अक्षर यानी जो स्थायी है उनका एक समूह है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि ये इन्वर्टेड कोमा में यानी नल में बंद होता है। किस में होता है? नल में बंद होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये वन डायमेंशनल चेंज करता है। क्या करता है? वन डायमेंशनल चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस कांस्टेंट के तहत ऐसी संख्याएं आती है जिनमें दशमलव का प्रयोग नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? देखो, कांस्टेंट है पहली बात तो, ठीक है, मेमोरी का वो भाग जो कांस्टेंट है, ठीक है, और उसमें दशमलव का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटीगर कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? इंटीगर कांस्टेंट। मेन मेमोरी में संग्रहित एक किस्म के डाटा को समूह को जिसका एक ही नाम होता है क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, मैंने बताया था मेन मेमोरी है, उसमें डाटा संग्रहित है और उस डाटा के समूह को क्या बोलेंगे? मेन मेमोरी में जो इकट्ठा हुआ डाटा है, ऊपर बताया था मैंने, क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। यानी डाटा का समूह है वो मेन मेमोरी में इकट्ठा है। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अच्छा, बेसिक लैंग्वेज है, जो बेसिक लैंग्वेज है हमारी, उसमें बेसिक लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज का भाग है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज में जो सिंबल्स होते हैं उनका प्रयोग, जिन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशंस। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिक लैंग्वेज में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है कि जोड़ने, घटाने, गुणा करने के, भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करता है? यानी ऑपरेंड जो होता है ऑपरेटर, उसको किस ऑपरेटर का प्रयोग करता है? तो जोड़ने, घटाने और गुणा करने, भाग देने, इनके लिए क्या होगा? अर्थमेटिक। क्या होगा? अर्थमेटिक। साथ में आ जाता हूँ रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में कौन से होते हैं? जिनका तार्किक संबंध हो। रिलेशन क्या होता है? जिनका तार्किक संबंध व्यक्त करना है, यानी जिनको हमें गणितीय संक्रियाओं का आपस में रिलेशन बताना है कि वो कितने से कितना बड़ी है, कैसी है, तो उनके लिए क्या बोलते हैं? रिलेशन। लॉजिकल में क्या आएगा? गेट्स आएंगे। लॉजिकल में क्या आएगा? गेट्स आएगा। एंड और नॉट, ये सभी क्या आएंगे? लॉजिकल में। और जो मैक्सिमम मिनिमम है या डाउन एंड फॉल है वो क्या आएंगे? फंक्शनल में आएंगे। ये चारों हो गए अर्थमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल एंड फंक्शनल। तो इसमें जोड़ने घटाने में क्या करेंगे? अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन है तार्किक संबंध को व्यक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो वो किसका करते हैं? रिलेशन का। किसका करते हैं? रिलेशन। अगला है एंड और नॉट, किस ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं? तो अभी मैंने जस्ट बताया है एंड और नॉट किसके आते हैं? लॉजिकल में। यहाँ ये लॉजिक काम करता है। मैक्सिमम और मिनिमम किस ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं? तो मैक्सिमम एंड मिनिमम किसके अंदर आते हैं? फंक्शनल के। इनका फंक्शन है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक है। ठीक है, लास्ट है कि स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट क्या है? प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई। क्या है? प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई, यानी सिंगल एक्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम का। सिंगल एक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है
प्रोग्रामिंग भाषा में जो वाक्यात्मक इकाई होती है, यानी वाक्य की जो सिंगल इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। या इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, तो वो तो सेट हो गया, उस सेट में से जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टेटमेंट कहते हैं, और वो एक सिंगल इकाई है। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक 4 टोटल हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट, मेमोरी और आज सॉफ्टवेयर। आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।